Hello all of you. Now let's see assessment in search cases. Very interesting topic. जब आपके घर इनकम टैक्स रेड होता है, सुना होगा आपने। खैर आपके घर पे नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े लोगों के घर पे रेड होता है, शॉप में, एस्टैब्लिशमेंट में, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज हाउस। तो वो रेड होने के बाद जो चीजें पकड़ी जाती है, गोल्ड, बुलियन, मनी, ज्वेलरी, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये सारी चीजें अगर अनअकाउंटेड है, अगर ये ब्लैक मनी है यानी कंसील्ड इनकम है, तो उसको असेस किस तरह से किया जाता है। ओके, चलो देखते हैं। अच्छा, रेड का सेक्शन कौन सा है? ऊपर में ऐसे लिख दो आप। सर्च का सेक्शन है जो अपन बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स सर्च सेक्शन 132। तो उसका एक रेफरेंस इधर आएगा और एक रेफरेंस आएगा, आपको बता देता हूं कि सर्च हो गया, इनकम टैक्स वालों ने सर्च मारा, पकड़ा, सब एसेट लेके गए, फिर आपका असेसमेंट करेंगे ये सेक्शन के अंदर 153A के अंदर। तो सर्च 132 में होगा और उसका जो असेसमेंट है वो होता है 153A के अंदर। ठीक है। दूसरा, अगर एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने सर्च मार दिया, या आजकल जीएसटी वाले हैं तो जीएसटी वालों ने सर्च मार दिया, या सीबीआई ने रेड मार दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड कर दिया, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने रेड मार दिया, कोई फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन है तो अपने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हजारों एजेंसीज है जिनको रेड करने का पावर है और शौक भी है। तो वो अगर रेड मार दे कोई दूसरा डिपार्टमेंट और सारे एसेस वैसेस उठा के लेके जाए, तो फिर वो लोग तो अपना काम पहले निपटाएंगे, जो भी उनका काम है रेड मारने का वो तो पहले कर लेंगे। उसके बाद जो अपना इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो उनको लेटर लिखेंगे, एक्साइज वालों को, जीएसटी वालों को, कि भैया देखो आपका काम हो जाए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स वगैरह जो भी पकड़ा गया है वो हमारे पास भेज देना। आपका काम निपटा लो पहले, फिर हमारे पास भेजना। हमें भी इस पर्सन का असेसमेंट करने का है। तो उसको फिर हम कहते हैं रेक्विजिशन। रेक्विजिशन, रेक्विजिशन यानी बुलाना, कहां से? दूसरे डिपार्टमेंट से जो रेड मार के लेके गए। तो एक है सर्च एंड सीजर, जहां एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करेगा और सीज करके लेके जाएगा, और दूसरा है कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट आ गया हो पहले और इनकम टैक्स वाले डीले हो गए, बेचारे रह गए, उनको नहीं मालूम पड़ा, तो फिर ये इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट से बुक्स, डॉक्यूमेंट सब रिक्विजिट करेंगे, यानी कि बुलवाएंगे, और फिर इसी सेक्शन में उसका असेसमेंट करेंगे। तो रिक्विजिशन का सेक्शन होता है सेक्शन 132A। तो उसमें बुक्स बुलवाएंगे और उसके बाद असेसमेंट जो है वो यहीं पर होगा 153A के अंदर। ठीक है, समझ में आए? तो सर्च एंड रिक्विजिशन, सर्च और रिक्विजिशन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, और दोनों में से कोई भी एक हुआ तो उसके बाद ये सेक्शन अपन लगा करके उसका असेसमेंट करेंगे। कंसील्ड इनकम जो पकड़ी गई उसको असेस करेंगे, राइट? तो चलो देखते हैं कि असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो शुरू करते हैं 153A। क्या कहता है देखो, नॉटविथस्टैंडिंग, सबसे पहले तो ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। जो नॉर्मल अभी तक हमने प्रोविजंस देखे उसको ये सेक्शन ओवरराइड करता है, इसलिए वहां लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 139, रिटर्न वाला सेक्शन 147, 148, 149, 151 एंड 153 टाइम लिमिट, सबको गोली मार दो, ये सारे सेक्शंस को गोली मार दो। In case of a person where a search is initiated under section 132 or the books of accounts or documents or assets are requisitioned under section 132A, देखो ये दो सेक्शन 132 या 132A में अगर सर्च मारा है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिक्विजिशन किया है, देन व्हाट? द एओ शैल, द एओ शैल, यानी यहां जो असेसमेंट का प्रोसीजर दिया है ये थोड़ा हट के दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारे सेक्शंस को हटा दो, ये सेक्शंस यहां नहीं लगेंगे। नॉटविथस्टैंडिंग व्हाट इज सेड देयर, यहां पे असेसमेंट देखो कैसे होगा, थोड़ा अलग होगा। तो कैसे अलग होगा देखो, शैल इशू नोटिस, नोटिस टू सच पर्सन रिक्वायरिंग हिम, पर्सन यानी जिसके यहाँ रेड हुआ है, रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर्मली 15 डेज 30 डेज का पीरियड रहता है,
नोटिस के अंदर ही लिखा रहता है कि इतने दिन के अंदर आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम लेकर के आओ। द रिटर्न ऑफ इनकम, नोटिस देकर क्या बुलवाएंगे? रिटर्न ऑफ इनकम बुलवाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर फॉलिंग विद इन 6 असेसमेंट ईयर्स, पिछले 6 साल होते हैं ये, यानी जिस साल में रेड हुआ उसके पहले के 6 साल का रिटर्न बुलवाएंगे। ठीक है, नोटिस देकर पिछले 6 साल का रिटर्न बुलवाएंगे, हर एक साल का अलग अलग, तो इसलिए लिखा है ईच ईयर का रिटर्न, पिछले 6 साल में हर एक साल का रिटर्न बुलवाएंगे। और रिटर्न का फॉर्म क्या रहेगा? वही जो देखा था अपन ने 139 में बताया था, रिटर्न का फॉर्म वही रहेगा, सिर्फ उसमें टिक मार्क करना पड़ेगा। जो एक कॉलम था ना, देखा हमने देखा था, रिटर्न 139 है तो टिक कर दो, या इन रिस्पॉन्स टू नोटिस ऑफ 142 है वो टिक करो, या 148 या 153A थे ना वहां सारे पॉइंट्स। तो रिटर्न फॉर्मेट वही है सेम, सिर्फ उस पर टिक करना पड़ेगा दैट दिस इज रिटर्न फाइल्ड अंडर 153A नोटिस। तो कितने साल का रिटर्न बुलाएंगे? 6 साल का बुलवाएंगे। एंड आगे देखो क्या लिखा है, एंड फॉर द रेलेवेंट assessment year or years referred to in clause B। अब ये जो relevant year और years है, ये क्या है कि जिस साल रेड हुआ उसके पहले 6 साल का तो रिटर्न बुलवाएंगे ही बुलवाएंगे, कंपलसरी है 6 साल का रिटर्न बुलाना, और वो 6 साल के और पहले के जो 4 साल है वो 4 साल का भी रिटर्न बुलवाया जा सकता है, कंपल्शन नहीं है, अगर उन सालों का भी कुछ कंसील्ड इनकम पकड़ा गया हो 50 लाख के ऊपर, 1 साल या 2 साल या 3 साल मिला करके। तो अगर 1 साल में ही मिला है 50 लाख के ऊपर तो वो बुलवा लेंगे, 2 साल का मिलाकर 25-25 ऐसे मिला है 50 लाख तो वो बुलवा लेंगे, दोनों साल का बुलवा लेंगे। तो वो पिछले 4 साल जो है उसमें से कोई भी 1 या 2 या 3 या 4 का मिलाकर अगर 50 लाख से ऊपर कंसील्ड इनकम पकड़ा गया है 50 के ऊपर, तो फिर वो रिटर्न्स भी बुलवाएंगे, और अगर नहीं तो वो रिटर्न बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 साल का तो बुलवाना ही पड़ेगा। तो 6 साल का कंपलसरी असेसमेंट है, उसके पहले 4 साल का डिपेंड करेगा कि उसका कोई इनकम पकड़ा गया है या नहीं। अगर पकड़ा गया है एग्रीगेटिंग 50 लाख से ऊपर तो बुलवाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। अच्छा 2-3 लाख पकड़ा गया है, जाने दो। 25 लाख पकड़ा गया, जाने दो। 47 लाख पकड़ा गया, जाने दो। 51 लाख पकड़ा गया, बुलाओ, रिटर्न बुलाओ। ठीक है, तो ये आगे लिखा है, आगे आपको समझ में आएगा। Then such return of income shall be deemed to be return furnished under 139। ये रिटर्न्स को अपन 139 के रिटर्न्स ही मानेंगे, बाद में जब आ जाएंगे सारे तो ऐसे डीम करेंगे कि 139 के रिटर्न्स है, वो तो ठीक है, टेक्निकल पॉइंट है। फिर रिटर्न बुलाकर क्या करेंगे? असेस और रीअसेस। अगर इन सालों का असेसमेंट पहले हुआ ही नहीं है कभी तो पहली बार असेसमेंट करेंगे, और अगर पहले हुआ है तो रीअसेस करेंगे। द टोटल इनकम ऑफ 6 ईयर्स, तो 6 साल का असेसमेंट कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू प्रीवियस ईयर इन विच सच सर्च इज कंडक्टेड और एक्विजिशन इज मेड। अब ये सेंटेंस ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे याद करना। एंड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स, तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स है ना, उसके पहले के 4 साल में से जिस साल में भी इनकम पकड़ा गया था कंसील्ड इनकम, उसको बुलवाएंगे, और बुलवाया तो उसको असेस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में? नीचे एक पॉइंट और पढ़ लो, फिर एक बनाता हूं मैं डायग्राम, वो आप लिखेंगे तो उससे काफी कुछ क्लियर होगा। हालांकि डायग्राम चलता रहेगा, उसमें बहुत सा पूरा ये जो सेक्शन है वो एक डायग्राम में हम पूरा बना देंगे। तो डायग्राम बाद में आप रिवाइज करते रहना तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आते जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द एओ शैल असेस, शैल यानी कंपलसरी असेसमेंट है, the total income in respect of each assessment year falling within such 6 years and the relevant assessment year or years। shall यानी कंपलसरी असेसमेंट करना ही है, मैंडेटरी असेसमेंट्स, चाहे ये 6 साल में इनकम पकड़ा गया हो या ना पकड़ा गया हो, 6 साल का तो असेसमेंट करना ही करना है।
whether concealed income relates to any of these years or not. और उसके पहले 4 साल में कब करेंगे? अगर कंसील्ड इनकम है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? 6 साल और 4 साल के डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है? पिछले 6 साल का तो करना ही करना है, चाहे उसमें कंसील्ड इनकम पकड़ी गई हो या ना पकड़ी गई हो, और पकड़ी गई भी हो तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख हो या 50 लाख से ऊपर हो, पिछले 6 साल का असेसमेंट तो करना ही करना है। उसके पहले के जो 4 साल है उसमें क्यों करेंगे? अगर कंसील्ड इनकम पकड़ी गई तो करेंगे, और वो भी 50 लाख से ऊपर, नहीं तो नहीं करेंगे। Provided further that the assessment or reassessment, if any, relating to any assessment year falling within the period of 6 years and for the relevant assessment year or years pending on such date of initiation of search or acquisition shall abate। यानी अगर ये सालों का, जिसका अभी अपन ये सेक्शन में लेने वाले हैं असेसमेंट, रेट जब हुआ या रिक्विजिशन जब हुआ, उस वक्त अगर ये सालों के कोई भी असेसमेंट पेंडिंग होंगे, पेंडिंग अंडर सम अदर सेक्शन लाइक 143, लाइक 147, अगर कहीं पर भी पेंडिंग थे तो वो पेंडिंग जो असेसमेंट्स है वो क्या आगे चलते रहेंगे? नहीं, वो हो जाएंगे अबेट, बंद, स्टॉप। अबेट यानी स्टॉप, वो खत्म हो जाएंगे। यहां तक अभी रुक जाओ, अभी अपन बनाते हैं एक छोटा सा चार्ट, फिर वापस आके आके पढ़ेंगे और भी बातें, और फिर चार्ट में और भी लिखते जाएंगे। तो देखो असेसी है नाना, नाना असेसी है ना अपना। सर्च हुआ, सर्च हुआ 1/7/2017 को, तो कौन से प्रीवियस ईयर में हुआ? 17-18, यानी कौन सा असेसमेंट ईयर? 18-19। तो ये जो असेसमेंट ईयर है इसके पहले के 6 असेसमेंट ईयर्स, 6 असेसमेंट ईयर्स 18-19 के पहले, ठीक है, यानी कौन सा आएंगे? 17-18, उसके पहले 16-17, उसके पहले 15-16, उसके पहले 14-15, उसके पहले 13-14, कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 12-13, 6 असेसमेंट ईयर्स, ये पहले वाले हो गए। तो देखो इसको रीड कैसे करते हैं अपन? 6 असेसमेंट ईयर्स, 6 असेसमेंट ईयर्स preceding the assessment year relevant to the previous year in which this search in which the search was conducted or the requisition was made। 6 साल को कैसे बोलते हैं? देखो लॉ में उल्टा लिखा रहता है, 6 असेसमेंट ईयर्स preceding the assessment year relevant to the previous year in which the last of the search warrant was executed or the requisition is made। तो जिस साल में सर्च हुआ, अच्छा सर्च हुआ कौन सा साल गिनते हैं जिसमें सर्च हुआ? जब लास्ट वारंट एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट यानी पंचनामा जब बनता है। अगर 2-4 वारंट है तो लास्ट वारंट का पंचनामा जब बनेगा तो पंचनामे का डेट जो होता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च। याद रहेगा, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च, क्योंकि सर्च तो 4-5 महीने भी चल सकता है कभी कभी, खैर इतना लंबा नहीं चलता लेकिन 1-आध महीने तक चल जाता है कभी कभी बड़े बड़े केसेस में। तो सर्च किस दिन हुआ? जिस दिन लास्ट पंचनामा बनेगा उसको कहेंगे, यानी कंक्लूजन ऑफ सर्च जो है लास्ट पंचनामा, उसको बोलेंगे डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च। ओके, तो ये वो डेट एग्जीक्यूशन। तो ये 6 साल का सबसे पहले अपन क्या वो करेंगे? रिटर्न बुलवाएंगे कंपल्सरीली, और उसके पहले के, तो ये हो गए 6 साल, उसके पहले के और 4 साल, 11-12, 10-11, 9-10, 8-9, ये जो 4 है उसके पहले के 4 असेसमेंट ईयर्स, इसका रिटर्न बुलाना कंपल्शन नहीं है, अगर कंसील्ड इनकम पकड़ा गया है तो बुलवाएंगे, नहीं तो नहीं बुलवाएंगे। तो देखो ये 6 साल का सबसे पहले आपको नोटिस आएगा, नोटिस
under section 153A for filing ROI। इसका तो फाइल करना ही करना है, और ये 4 साल का नोटिस आएगा, नोटिस अंडर सेक्शन 153A if concealed income found exceeding 50 lakhs, 50 लाख से ऊपर कंसील इनकम पकड़ा गया है, चाहे 1 साल में या 2-3 साल मिलाकर एग्रीगेट में, लेकिन पकड़ा जाना चाहिए। अगर उतना पकड़ा गया है तो फिर उसका रिटर्न बुलवाएंगे, वरना नहीं बुलवाएंगे। ठीक है, तो यहां डिस्क्रिशन है, यहां कंपल्शन है। ये कंपल्सरी बुलवाएंगे, ये पकड़ा गया तो बुलवाएंगे, वरना नहीं। दूसरी बात कि ये नोटिस आ जाएंगे, फिर यहां जितनों का रिटर्न बुलवाया और यहां तो पूरे 6 साल का बुलवाया, इन सब का असेसमेंट करने का है। तो पूरे ऑन इंक्लूडिंग दिस असेसमेंट ईयर, ये जो असेसमेंट ईयर है ना जिसमें रेड हुआ, इसका भी असेसमेंट होता है। हालांकि इसका नोटिस नहीं आता, तो इसका रिटर्न कैसे आएगा? इसका रिटर्न असेसी नॉर्मली भरेगा ना। अभी तो देखो प्रीवियस ईयर के अंदर सर्च हुआ है, जुलाई में है, अपन 1 जुलाई 17 को रेड हुआ। अभी के अभी इसका रिटर्न कैसे बुलाएंगे? अभी तो साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो इसका जो रिटर्न है वो नॉर्मल 139 में असेसी खुद भरेगा, और नहीं भरेगा बाद में तो 142(1) में देकर बुला ही सकते अपन। तो 153A की वहां जरूरत नहीं है। सो नोटिस ऑफ 153A विल नॉट कवर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इन विच द सर्च इज डन। 6 साल और 4 साल बस इतने आएंगे, इसका नोटिस अपन देंगे। और फिर क्या करेंगे कि ये पूरे असेसमेंट्स करना है। तो इन ऑल कितने असेसमेंट्स होंगे? 7 तो कंपल्सरीली होंगे। कंपल्सरी असेसमेंट्स विल बी फॉर 7 असेसमेंट ईयर्स। 7 कैसे हो गए? ये 6 हो गए जो यहां लिखा है, प्लस ये भी होता है जो लिखा नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली ये भी होता है। तो टोटल 7 असेसमेंट कंपल्सरी, और यहां जिसका नोटिस दिया उसका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट इफ नोटिस इज इशूड। तो जिस साल का नोटिस आएगा उस साल का असेसमेंट होगा, नोटिस नहीं किया असेसमेंट नहीं होगा। समझ में आया? उसके बाद हमने पढ़ा कि ये 6 साल और ये 4 साल जिसका नोटिस देना है, इनमें से अगर कोई पेंडिंग केस होगा, पेंडिंग असेसमेंट्स, पेंडिंग असेसमेंट्स ऑन डेट ऑफ सर्च और रिक्विजिशन, इस सब का क्या होगा? अबेट हो जाएंगे। अबेट यानी स्टॉप। तो मान लो किसी का 143 में चल रहा है, किसी का 147 में चल रहा है, तो वो सब बंद हो जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे? अबेट, खत्म। यहां तक बातें क्लियर हुई? क्लियर हुआ? पॉज करके लिख लो, फिर कंटिन्यू करता हूं मैं। तो चलो अब वापस आते हैं, देखते आगे। फिर इसके नीचे शराबेद तक अपन पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए। फिर आगे देखो क्या लिखता है। Provided also that the central government may by rules, except in case where any assessment reassessment has abated under the second proviso, specify class of cases in which the AO shall not be required to issue notice for the 6 preceding assessment years and for the relevant assessment year or years. Relevant assessment year or years यानी कि उसके पहले के 4 साल, 4 assessment years। तो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कौन से केस में नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब ये एग्जाम में कुछ पूछेगा क्या? नहीं, ये प्रोसीजरल पॉइंट है, अपन भूल गए चलेगा। वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब बाय रूल्स
classes of cases where the notice will not be required to be issued. ठीक? Then provided also that no notice, अब ये देखो 50 लाख वाला पॉइंट यहाँ है, no notice for assessment reassessment shall be issued by the assessing officer for the relevant assessment year or years, यानी कि वो 4 assessment years. कौन से 4? 6 के बाद वाले बट अप टू 10, ये वाले 6 से 10 के बीच में, 7, 8, 9, 10 बराबर ये 4 असेसमेंट ईयर्स प्रीसीडिंग, ऐसा लिख दो यार, 4 असेसमेंट ईयर्स प्रीसीडिंग दी 6 ईयर्स. ओके, तो इसका नोटिस नहीं दिया जाएगा. देखो, नो नोटिस विल बी गिवन. कौन से केस में? अनलेस the assessing officer has in his possession books of accounts or other documents or evidence which reveal that the income represented in the form of assets which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to 50 lakh or more. 50 लाख या उससे ज्यादा का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पकड़ा जाए उन 4 सालों में से किसी एक साल में या 2-3 साल को मिला करके, इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और इन एग्रीगेट इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स, कोई भी एक साल में 4 में से या 1 साल 2 साल मिलाकर, अगर 50 लाख से ऊपर के इनकम एस्केपिंग असेसमेंट वाले एसेट्स का एविडेंस मिल जाता है तो उसको भी फिर नोटिस दे करके असेस करेंगे, वरना कोई नोटिस इशू नहीं करेंगे. तो ये पहला पॉइंट है, 50 लाख का कम से कम कंसीलमेंट पकड़ा जाना चाहिए. दूसरा, द इनकम रिफर्ड टू अंडर क्लॉज ए और पार्ट देयरऑफ हैज एस्केप्ड असेसमेंट, यानी वो कंसील्ड होना चाहिए. इनकम पकड़ा जाए और वो इनकम कंसील्ड होना चाहिए, यानी एस्केप्ड असेसमेंट होना चाहिए फॉर सच ईयर और ईयर्स. एंड रिसर्च under 132 is initiated or the requisition under 132 is made on or after 1417. ये पहले इसमें सिर्फ 6 साल ही होते थे, ये 17 से इसको अमेंड करके वो 4 साल को भी इंक्लूड किया है, इसलिए डेट दिया है कि सर्च 1/4/17 के बाद का होना चाहिए, तब ये 4 साल का जो फंडा है वो लगता है, वरना नहीं लगता. और ये रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है तो वो एक्सप्लेनेशन में दिया है. वो 4 साल कहां से आए, यहां लिखा है, देखो. Relevant assessment year means the assessment year preceding the assessment year relevant to the previous year in which the search is conducted or requisition is made, which falls beyond 6 assessment years but not later than 10 assessment years. 6 के बाद लेकिन 10 तक, यानी वही 7, 8, 9, 10, 7th, 8th, 9th and 10th year. ये 4 साल है इसके अंदर, इसको रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स कहते हैं. 6 साल के पुराने लेकिन 10 साल के अंदर, तो कितने हुए? 4 हुए ना, 7, 8, 9, 10. तो ये 4 साल उसमें आएंगे रेलेवेंट ईयर्स में. और ये 4 साल में इनकम कितनी पकड़ी जानी चाहिए? 50 लाख से ऊपर जो कंसील्ड हो. अगर ऐसे एसेट्स पकड़े गए जो कंसील्ड इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, तो अपन ये 4 साल में से जिस साल का भी वो है उसमें नोटिस देंगे. पूरे 4 साल का अचानक नहीं दे देंगे. जिसमें कंसील्ड इनकम थी उस साल का ही नोटिस जाएगा, और अगर कंसील्ड इनकम 2 या 3 साल की मिलाकर है तो वो 2-3 साल का नोटिस जाएगा. 4 साल का मिलाकर है तो फिर 4 साल का नोटिस जाएगा. और एसेट का मतलब भी क्या है? देखो, एसेट पकड़ा गया बोले तो क्या एसेट में क्या आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एडवांसेस भी कवर्ड है. आपने लोन दिए लोगों को लेकिन कैश लोन, तो आपकी तो एसेट हो गई ना. रिकवरेबल्स एंड डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट. बैंक डिपॉजिट्स, चाहे इंडिया की बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, स्विस बैंक हो या कोई भी बैंक हो, डिपॉजिट पकड़े गए तो उसको एसेट मानेंगे. 50 लाख रुपए के ऊपर पकड़े गए तो क्या करेंगे? नोटिस देंगे. तो फिर से एक बार समझाता हूं.
जो 6 साल का हम नोटिस देते हैं उसमें इनकम पकड़ी गई हो या ना पकड़ी गई हो, मान लो कि 2 साल की कंसील इनकम पकड़ी गई है तो भी अपन 6 साल का नोटिस देंगे, पूरे 6 साल का रिटर्न बुलाएंगे और पूरे 6 साल का असेसमेंट करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 6 साल का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन उसके पहले के 4 सालों में है, याद रहेगा। वेरी गुड। फिर आता है सबसेक्शन 2, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अपन अभी क्या लिखे उधर, देखो ये चार्ट में आओ, टेबल में, डायग्राम में, जो भी कहो आप इसको, डायग्राम। तो ये देखो, ये पिछले 6 साल और ये 4 साल जिसमें नोटिस गया, उसका अगर कोई असेसमेंट पेंडिंग होगा तो हम उसको क्या करते हैं, अबेट करवा देते हैं। अबेट इन स्टॉप। क्यों स्टॉप कराते हैं, कोई लॉजिक बता सकता है इसका, क्यों इसको अबेट किया? अरे सिंपल यार, क्योंकि अब ये पूरे 6 साल और ये जिसका नोटिस दिया उसका असेसमेंट तो यहां होने वाला है ना 153A के अंदर। तो 153A में जब असेसमेंट होना ही है और ये कंपलसरी है, ये तो करना ही करना है, तो क्या 143 या 147 में भी चलेगा और 153A में भी आएगा, दो असेसमेंट एक साल के लिए एट द सेम टाइम? ये कैसे हो सकता है? अरे इनकम को या तो आप ये असेसमेंट मिलो या वो मिलो, कोई भी एक मिलो ना, दो असेसमेंट एक साथ कैसे चलेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड 153A जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट भी रखता है, तो इसलिए अबेट कौन होगा, ये वाले अबेट हो जाएंगे। 143 144 जो चल रहे थे वो अबेट हो जाएंगे, एंड नाउ दे विल बी सबस्यूम्ड, यू कैन से सबस्यूम हो जाएंगे किसके अंदर, 153A के अंदर। तो अब जो ऑर्डर बनेगा वो 153A के अंदर ही बनेगा, और यहां जो इनकम लेने वाले थे वो यहां ले लेंगे, 153A के अंदर कंसीडर करके असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। और याद रखोगे 153A जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ऑल इंक्लूसिव। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इनकम पकड़ी गई रेड में सिर्फ उसको असेस करेंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो पकड़ी गई उसको असेस करना है ऐसा नहीं है, जो रेगुलर इनकम्स है उसको भी असेस करना है। तो ये 6 असेसमेंट जो है ये रेगुलर है, एज इफ अंडर 143 है, जिसमें कंसील्ड इनकम को भी लेंगे और जो रेगुलर इनकम है उसको भी लेंगे, सारे खर्चे सारी इनकम हर चीज को असेस करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटिनी असेसमेंट है 153A इज कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रूटिनी असेसमेंट, इसलिए इसको अबेट कर दिया। समझ में आया? क्योंकि अब 153A में जो कुछ है वो आ ही जाएगा, तो दो सेक्शन में एक साथ हो नहीं सकता, इसलिए इसको क्या कर दो, अबेट। लेकिन अब इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। अब होता क्या है कि ये अबेट हो गए, देखो यहां 143 147 जो चल रहे थे, जहां पे भी मान लो कुछ से कहीं पर 143.3 चल रहा था, कहीं 144 चल रहा था, कहीं 147 चल रहा था, ये सब अबेट हो गए, ये सब बंद हो गए, देखो अबेट। और अब हुआ 153A में असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट हो गया, ऑर्डर पास हो गया, जो भी इनकम पकड़ी गई सब ऐड वैड करके ऑर्डर बना दिया। असेसी को क्या अपील करने का राइट है सर्च असेसमेंट्स में? यस। तो 153A के अगेंस्ट असेसी अपील में जाता है, और अपील में जाने के बाद क्या होता है मालूम है, वो केस जीत जाता है। वो केस जीत गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। कोर्ट ने कहा कि भैया ये नोटिस वोटिस जो था 132 में जो रेड हुआ वो रेड ही इनवैलिड था, और अगर रेड ही इनवैलिड है तो फिर असेसमेंट भी नहीं हो सकता। तो ये जो असेसमेंट गवर्नमेंट ने किया था ये फेल हो गया, ये नलीफाई हो गया। अब ये नलीफाई हो गया तो गवर्नमेंट ये जो सेक्शन में कार्रवाई कर रहा था ये भी खत्म हो गए, और उसके बदले ये आया और ये भी कोर्ट ने उसको जीरो कर दिया। तो गवर्नमेंट को तो डबल नुकसान हो जाएगा ना, नुकसान हो गया ना, क्योंकि अगर वो 143 में चलता तो नॉर्मल इनकम तो कम से कम असेस हो सकती थी, इसको बंद कर दिए ये बोल के कि नॉर्मल हम वहां ले लेंगे, और वो असेसमेंट भी कोर्ट ने उड़ा दिया कहकर कि रेडिज गलत था, रेडी गलत है तो असेसमेंट भी नहीं हो सकता। तो फिर गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने सबसेक्शन 2 बना के क्या बोला है, देखो मत जाओ अभी रुक जाओ, सबसेक्शन 2 में लिखा है कि अगर ये ऑर्डर आगे चल के एनल हो जाए या कैंसिल हो जाए, कोर्ट इसको कैंसिल कर दे, कौन,
कमीशन अपील्स, ट्राइब्यूनल इसको कैंसिल कर दे, तो ये जो अबेटेड वाले असेसमेंट्स थे ये रिवाइव हो जाएंगे। क्या होंगे? रिवाइव, वापस से जिंदा किए जाएंगे। इसको मार दिए थे अपन ने, सुला दिए थे कबर में, एक कबर में से खोद के इनको वापस निकालेंगे और ये असेसमेंट जो देखो बंद हो गए थे ये वापस अब चलने चालू होंगे एज इफ अंडर रेगुलर असेसमेंट्स। तो ये अबेट को इफ 153A ऑर्डर, ये ऑर्डर is set aside by court, is annulled or set aside in appeal, then what will happen? ये अगर अपील में कैंसिल हो गए तो फिर क्या होगा? then इन अपील अगर ये कैंसिल हो गए तो क्या होगा कि ये अबेटेड जो थे वो रिवाइव हो जाएंगे, ये रिवाइव हो जाएंगे और अब ये जो वापस खोले जाएंगे सब और फिर ये कंटिन्यू किए जाएंगे। और ये जो टाइम लैप्स हो गया अबेटमेंट से लेकर रिवाइवल तक जो टाइम लैप्स हुआ वो उनको एडिशनल दिया जाएगा फॉर मेकिंग असेसमेंट। तो वो अभी हम देखते हैं कि कैसे उसको टाइम मिलता है, ये असेसमेंट कंप्लीट करने को टाइम कैसे मिलता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये रिवाइव हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन फिर क्या हुआ कि रिवाइव हो गए, फिर ये चलने लगे, ये चलने लगे, उस बीच में ये जो ऑर्डर, ये जो एनएल हो गया था ना, ट्राइब्यूनल ने एनएल कर दिया था, तो डिपार्टमेंट चुप थोड़ी बैठेगा, डिपार्टमेंट इसके अगेंस्ट फर्दर अपील में जाएगा ना हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने अगर ये ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को वापस से खत्म कर दिया और कहा कि नहीं 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 ये जो असेसमेंट था वो सही था, अरे तो ये असेसमेंट अगर सही था तो फिर ये भी होगा वो भी हुआ, डबल डबल नहीं ना, तो ये वापस अबेट कर देंगे। सो इफ दिस ऑर्डर विच इज annulled is revived later on in appeals, then these orders which have revived will again abate, वापस से अबेट हो जाएंगे। ऐसा टू एंड फ्रो चलते रहेगा जब तक कि कोई एक फाइनल ना हो जाए, या तो ये या वो कोई भी एक फाइनल हो जाए तो फिर उसकी बात अलग है। तो कैसे, देखो एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आने वाला। अभी आप टोटल कंफ्यूज हो गए होंगे, साला क्या रिवाइवल क्या अबेटमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या क्या बोलते जा रहे हैं आप, है ना? तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, वेरी सिंपल। मैं फारूक हक, सब जानते हैं आप लोग, ठीक है? ये मैं यानी 143, 144, 147 घर पे बैठ के खाना खा रहा था। खाना बस गर्म ही किया था और प्लेट लेके मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा ही हूँ। खाना बस ऐसे टेबल पे मेरे अच्छा खाना नहीं है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, गुड एग्जांपल, केक। आज घर पे कोई नहीं है तो मैं बढ़िया एक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट केक मैं लेके गया घर, एकदम ही डार्क चॉकलेट, उसमें कोई आइसिंग नहीं, शुगर आइसिंग नहीं, प्योर चॉकलेट ब्राउनी केक, उसके ऊपर डार्क चॉकलेट का आइसिंग। खाए कभी ऐसा केक आप? और एक नंबर लगता। तो वो मैं लेके गया केक शॉप से घर पे और पहले उसको माइक्रोवेव में रख दिया। कभी आपने किया ये? डार्क चॉकलेट आइसक्रीम जो रहता, आइसक्रीम कहता हूँ, केक जो रहता है ना, उसको ठंडा कभी नहीं खाने का। ठंडा खाओगे ना तो मजा ही नहीं आएगा कुछ भी। आप उसको पहले माइक्रो में डाल दो, उसको गर्म करो, गर्म यानी इतना गर्म नहीं कि पूरा पिघल के पानी हो जाए, थोड़ा सा मेल्टिंग, बस मेल्टिंग, चॉकलेट शुड मेल्ट, स्टार्ट मेल्टिंग, इतना गर्म करो 30 सेकेंड, और फिर आप उसको खाओ। क्या टेस्ट आता है मैं क्या बताऊं। उसको बस ऐसे जबान पे रख दो चॉकलेट और लेट इट मेल्ट इन योर माउथ। तो उसके जो फ्लेवर्स जनरेट होते हैं, हा 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 हा। खैर जाने दो। तो द पॉइंट इज कि मैं केक लेके आया, मैंने माइक्रो में 30 सेकेंड गर्म किया और बिल्कुल बैठा टेबल पे लेके एक पीस, इतने में फोन बजा। फोन उठाया, किसका है? अरे दोस्त का है। हेलो बोल। अच्छा
ऐसा क्या? अरे यार, मैं अब भी केक लेके बैठा था, बस थोड़ा सा ही खाया था। अच्छा चल ठीक है, आजा। फोन बंद। पूछो क्या बात हुई? अरे वो बोल रहा है कि उसके घर पे भी उसकी वाइफ नहीं है, तो चल खाना खा के आते हैं 5 स्टार होटल में। बुला रहा है मेरे को, तो ऑब्वियसली बुला रहा है, पार्टी दे रहा है, तो जाना पड़ेगा ना। अभी वहां से आ गया, यानी वो कौन, दोस्त कौन, ये 153 है। तो उसका कॉल आ गया है, तो ये जो मैं खाना खा रहा था केक, ये क्या हो जाएगा, अबीट। तो केक मैं रोक दूंगा खाना, वो एक छोटा सा पीस जो काट दिया था उसको खा लूंगा, लेकिन फिर उसको अबीट करके पैक करके वापस फ्रिज में डिपॉजिट, अबीट बंद हो जाएगा। सो आई स्टॉप ईटिंग केक एंड आई वेट फॉर हिम। फिर 5 मिनट में आया, वो आया, फिर स्कूटर को किक मारे चले। जा रहे थे, 20 मिनट चलने के बाद जब होटल बिल्कुल नजदीक ही था, बस ऐसे सामने दिख ही रहा था, बस गाड़ी को पार्क कर ही रहे थे हम रोड के बाजू में, तो उसका फोन बजा। फोन बजा, उसने फोन उठाया। देखिए आप, उसने फोन उठाया। हाँ, "अ, अ, 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 ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है, ओके।" किसका फोन होगा? हा हा हा, बिल्कुल सही, उसकी वाइफ का फोन था। अब भी वो घर पहुंची है, उसकी तबीयत खराब है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा फीवर भी लग रहा है। अरे मर गए, तो दोस्त को जाना पड़ेगा, कुछ नहीं बोल सकता। तो उसने बस वही कहा कि यार, फिर मेरे को बोलता है कि यार सॉरी यार फारूक, मेरे को जाना पड़ेगा। ये देखो 153 है बेचारा, खाना खाने 5 स्टार होटल में गए ही भी नहीं थे, अपन अंदर भी नहीं गए थे, रिजेक्ट हो गया। कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अब वो खारिज हो गया, तो मैं वो दोस्त को क्या बोलूंगा, अरे चल घर छोड़ मेरे को। फिर वो मेरे को घर छोड़ के वो निकला आगे, तो मैं फिर घर में गया, फिर फ्रिज खोला, फिर उस केक को निकाला, फिर माइक्रो में डाला, फिर माइक्रो में गर्म होने के बाद फिर टेबल पे आया, फिर मैंने नाइफ और फॉर्क हाथ में लिया, और फिर बस 1-2 पीस खाए ही थे, यानी असेसमेंट फिर चालू हो गया कि दोस्त का फोन वापस बजा। अरे, फिर मैंने उठाया, अरे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ओके चल ठीक है, आजा। क्या हुआ है? वो घर गया, देखा तो वाइफ को कुछ बुखार उखार नहीं था, ऐसे ही थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही थी, तो उसको विटामिन की गोली खिलाई और कहा कि तू सो जा, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा, मैं आता हूं। तो फिर वो मेरे को बोल रहा है कि चल फिर से चलते 5 स्टार होटल। और मैंने बोला चलो ऐसा, यानी ये ऑर्डर फिर रिवाइव हो गया है। तो यहां क्या हुआ, पहले इन लोगों ने ऑर्डर पास किया, फिर ये कोर्ट ने उसको निगेट कर दिया, फिर उन्होंने अपील किया हायर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट ने वापस से इस ऑर्डर को खड़ा कर दिया कि नहीं ऑर्डर बराबर है। अब ये ऑर्डर वापस से बराबर है, तो ये जो पेंडिंग था, जो पहले अबेट हुआ था, रिवाइव हुआ, फिर से क्या हो जाएगा, अबेट। तो फिर केक बंद करूंगा, फिर फ्रिज में रखूंगा, फिर दोस्त के साथ बैठूंगा और 5 स्टार होटल जाऊंगा। मान लो कि अभी उसका बीवी का फिर फोन आता है कि नहीं नहीं घर आ जाओ जल्दी, नींद नहीं आ रही। फिर ये खत्म हो जाएगा, तो ये शुरू कर दूंगा। यानी पेट तो भरेगा मेरा, चाहे इससे भरे केक से या 5 स्टार होटल के खाने से भरे। तो गवर्नमेंट कहता है भैया एक ऑर्डर तो फाइनल हो, या ये कोई भी एक हो, हमको चलता है। तो अगर ये कैंसिल हो जाता है तो ये रिवाइव हो जाता है, ये रिवाइव हो गया तो ये अबेट हो जाता है। द सी सॉ विल कंटिन्यू, जब तक कि कोई एक फाइनल नहीं हो जाता। आया समझ में? गुड। तो इस तरह से ये किस्सा है कि अबीट हुआ था, वापस से रिवाइव हो जाएगा, और अगर वो वापस रीइंस्टेट हो गया तो ये जो रिवाइव हुआ वो वापस से क्या हो जाएगा, अबीट। आगे समझ? सो दिस टू एंड फ्रो मोशन विल कंटिन्यू। तो ये वहां लिखा है, देखो अब आप पढ़ो सबसेक्शन 2 क्या कहता है। इफ एनी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड or order of assessment, reassessment made under subsection 1 यानी 153(1) has been annulled in appeal, annulled यानी खारिज हो गया है, अपील में खत्म हो गया,
or other legal proceedings, then notwithstanding anything contained in 153(1), notwithstanding anything contained in 153 में क्या है, नॉर्मल टाइम लिमिट है, 143(3) का टाइम लिमिट है एंड 144 का टाइम लिमिट है। अब वो टाइम लिमिट तो खत्म हो चुका होगा ना अब तक, लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, notwithstanding that time limit, the assessment or reassessment relating to any assessment year which has abated under the second proviso to subsection 1 shall stand revived with effect from the date of receipt of the order of such annulment by the commissioner। यानी इधर 153A एनल हुआ तो इधर जो चल रहा था 143(3) जो बेचारा अबेट हो गया था वो रिवाइव हो जाता है, वो रिवाइव हो गया। अब ये रिवाइव हो गया तो उसको कंप्लीट करने का टाइम क्या रहेगा, और जैसे ही ये एनलमेंट का इधर इंफॉर्मेशन आया कि ये रिवाइव हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसको पास करने का टाइम क्या रहेगा, क्योंकि 153 तो ओवरराइड कर दिया, यानी वो जो नॉर्मल टाइम है उसको नहीं देखेंगे, तो अब कौन सा टाइम देखेंगे, तो देखो नीचे, प्रोवाइडेड दैट सच रिवाइवल शैल सीज टू हैव इफेक्ट, पहले वो सीसॉ रिवाइवल, जो रिवाइवल है ये सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा, यानी केक वापस से मैं बंद करके रख दूंगा इफ सच ऑर्डर ऑफ एनलमेंट इज सेटिस्फाइड, यानी जो एनलमेंट है ये आगे कोर्ट में अपील हुआ और कोर्ट ने कहा कि नहीं 153A सही है, तो अगर ये सही मान लिया गया अपील में तो ये जो शुरू हुआ था ये वापस से अबेट हो जाएगा। तो ये एनल हुआ तो ये चालू हुआ, फिर ये चालू हो गया तो ये अबेट हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मान लो अगर शुरू हुआ है उसको खत्म करना है तो फिर कब करना है, देखो, तो सच ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट शैल बी मेड विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रिवाइवल और विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन 153 और 153B, जो अपन बाद में देखेंगे सर्च, विच एवर इज लेटर। 1 साल में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रिवाइवल वो ऑर्डर अब बनेगा। 143 अगर करना है रिवाइव होके, अगर उसको कंप्लीट करना है तो कितना टाइम है, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रिवाइवल, या जो नॉर्मल टाइम लिमिट है 153 का, विच एवर इज लेटर। तो अगर वो नॉर्मल टाइम ज्यादा है तो वहां तक, और अगर वो टाइम खत्म हो गया है 153, नॉर्मली ये टाइम तो खत्म ही हो चुका होगा, क्योंकि देखो काफी लंबा समय है ना, अभी तो पहले नोटिस गया और ये पिछले 6 साल की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द इयर्स में तो 153 का जो नॉर्मल टाइम है वो वैसे ही खत्म हो चुका होगा, है ना, और अगर कहीं बाकी भी होगा तो 2-4 महीने बाकी होगा, जब ये रेड हुआ था तब, फिर उसके बाद तो 153A आया या बेट हुआ, फिर आगे ये अपील में गया, फिर वहां वो कैंसिल हुआ, तो कम से कम 3-4 साल तो लगी जाएंगे उसके एनएल होने में। तो उसके एनएल होने के बाद इसको हम रिवाइव कर रहे हैं, तो जब रिवाइव कर रहे तो 153 का जो नॉर्मल टाइम है वो तो कब का लैप्स हो गया, 18 मंथ्स रहता है ना वहां, वो तो लैप्स, तो इसलिए ये 12 महीने जो है 1 year यही अपन लेंगे। लेकिन खैर लॉ में लिखते वक्त दोनों लिखना, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रिवाइवल और द नॉर्मल टाइम लिमिट ऑफ 153 और 153B विच एवर इज लेटर, नॉर्मली यही लेटर रहेगा। ऐसा है अबेटमेंट का किस्सा। और फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन 153B and C, this यानी A, 153A, 153B and C, all other provisions of this act shall apply to the assessment made under this section। यानी ये तीनों सेक्शन में जो हटकर लिखा है तो वो ये सेक्शन के हिसाब से चलना है, लेकिन जो चीजें यहाँ नहीं लिखी है उसके लिए बाकी प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे, शैल अप्लाई, ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दूं कि ये 153A जो असेसमेंट है ये भी, जैसे मैंने आपको 147 में समझाया था कि ये एनेबलिंग प्रोविजन है, एनेबलिंग है, इसमें असेसमेंट के पावर्स कहाँ है कि वो बुक्स बुलाएगा, चेक करेगा, कुछ पावर है क्या यहाँ, बुक बुलाने का पावर कुछ देखा गया, असेसी को बुलाने का पावर देखा गया नहीं, तो ये सिर्फ एनेबलिंग प्रोविजन है। जो एक्चुअल असेसमेंट के पावर्स है वो कहां से यूज होंगे, वो वही सेक्शंस यूज होंगे इसमें भी
143 एंड 144। तो ये दोनों सेक्शन जो है वो लगेंगे 153A में। जब केस ओपन होगा और असेसमेंट करना है तो असेसमेंट के पावर्स कौन से यूज करेंगे, यही वाले करेंगे, 143, 144, 142 इन्वेस्टिगेशन का पावर, और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो ये सारे सेक्शंस जो नॉर्मल है वो यहां पर भी लगेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि रेट ऑफ टैक्स कौन सा लेंगे। 6 असेसमेंट ईयर का अपने को असेसमेंट करना है, प्लस उसके पहले 4 में से जहां पर भी कंसीलमेंट है वहां, तो रेट ऑफ टैक्स कौन से साल का लगाएंगे। तो यहां लिखा है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर्स का लगेगा। जिस साल की इनकम है, जैसे 13-14 की इनकम है तो 13-14 में जो रेट्स थे वो लगेंगे, 12-13 की इनकम है तो 12-13 में जो रेट्स थे वो लगेंगे। ऐसा है, ऐसा है। जो भी रेलेवेंट रेट्स थे इन द रेलेवेंट ईयर्स दे विल अप्लाई। तो वो यहां लिखा है सेकेंड पॉइंट में, इन एन असेसमेंट रीअसेसमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर under this section the tax shall be chargeable at the rate or rates as applicable to such assessment year, to such assessment year। तो आए समझ में, दिस इज 153A। ओके, सारे पॉइंट्स देखे अपन ने, कोई पॉइंट इसमें रह गया है नहीं, ऑल द पॉइंट्स वी हैव सीन। Now let's go to 153B। 153B टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। कितने असेसमेंट कर रहे हैं अपन, 6 साल के तो करना ही करना है, और उसके पहले 4 में से जिस साल में कंसीलमेंट होगा 50 के ऊपर उस साल का करना है, बस, है ना। तो देखो कंप्लीट करने का टाइम क्या है वो यहां देखते हैं हम। तो लिखता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 153, यानी 153 हो जाएगा ओवरराइड। The AO shall make an order of assessment reassessment in respect of each of the 6 preceding assessment years and the relevant assessment year or years। 6 साल का तो करना ही करना है, और उसके पहले relevant यानी 4 में से जिसका भी अपन ने ओपन किया है, and the assessment relevant to the previous year in which the search is conducted। तो देखो इसलिए मैंने लिखा था ना, जिस साल में सर्च हुआ वो भी करना है और उसके पहले के 6 साल करना है, यानी कि 7। इस तरह से 7 असेसमेंट्स तो कंपल्सरीली करना है। अब देखो टाइम क्या है, इफ सर्च इज एग्जीक्यूटेड अप टू 31 मार्च 18, 2018 के पहले का अगर सर्च है तो देन 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशंस फॉर सर्च अंडर 132 और एक्विजिशन अंडर 132A वाज एग्जीक्यूटेड। यानी अगर सर्च एग्जीक्यूट हुआ है 31 मार्च के पहले, 18 के पहले, तो 21 मंथ्स है, 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्च इज एग्जीक्यूटेड या रिक्विजिशन इज मेड। ओके, 21 months from the end of the financial year in which the search is executed or the requisition is made। फिर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर सर्च हुआ है, लास्ट वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो फिर 18 मंथ्स टाइम होने वाला है, 21 महीने को कम करके 18 कर दिया जाएगा, 18 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अगर रेड 19-20 में होगा या उसके बाद कभी भी, तो फिर टाइम हो जाएगा 12 महीने। तो 1920 ऑनवर्ड्स यू कैन राइट डाउन, 12 महीने होने वाला है। तो फ्यूचर का टाइम भी अभी से डिफाइन कर दिया है। हाउएवर टीपीओ अगर बीच में आ गया, यहां पे भी अगर टीपीओ बीच में आया, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को अगर रेफरेंस दिया गया है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, देन एडिशनल 12 मंथ्स विल बी अलाउड। 12 महीने एडिशनल मिलेंगे। तो इट कैन बी 21 प्लस 12, 18 प्लस 12 और 12 प्लस 12। देन टाइम ऑफ डीम्ड एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, ये वही है कि एग्जीक्यूशन कब हुआ वो डिफाइन किया है कि सर्च एग्जीक्यूट कब होता है। तो मैंने बताया ना, जब लास्ट वारंट एग्जीक्यूट होता है, पंचनामा बनता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च। तो वो यहां लिखा है, सर्च अंडर 132 on the conclusion of search as recorded in the last पंचनामा। पंचनामा जो बनता है आखिरी बनेगा जो,
वो देखें, दैट विल बी कॉल्ड एज द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च, लास्ट पंचनामा, drawn in relation to any person in whose case a warrant or authorization has been issued. और requisition के केस में जब वहां से बुक्स बुलवा रहे हैं अपन एक्साइज डिपार्टमेंट से, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट से, आरबीआई से, सेबी से, तो वहां पे क्या, ऑन द एक्चुअल रिसीट of books of accounts or other documents or assets by the authorized officer, actual receipt. और वो भी रिसीट अगर पार्ट पार्ट में आ रहा है तो लास्ट रिसीट देखेंगे, जब आखिरी आइटम रिसीव हुआ वो रहेगा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ रिक्विजिशन. फिर यहां भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट है. अब इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये 153A में देखा था तो लिख दो लाइक 153, वहां देखे थे ना वो सारे एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स. तो वैसे ही यहाँ पे है, आइटम ऊपर नीचे है लेकिन है वही. देखो स्टे और इंजंक्शन का टाइम जो रहता है उसको एक्सटेंड करते हैं. फिर 142(2)A में ऑडिट का टाइम एक्सटेंड होता है. फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर रिफर किया गया तो उसका टाइम एक्सटेंड होता है. फिर 129 में अगर केस को रीओपन करके रीहरिंग किया ऑफिसर चेंज होने पर तो उसको एक्सटेंड किया जाता है. फिर सेटलमेंट कमीशन में एप्लीकेशन हुआ और रिजेक्ट हुआ तो वो एक्सटेंड होता है. फिर एडवांस रूलिंग में रिजेक्ट हुआ तो वो एक्सटेंड होता है. फिर एडवांस रूलिंग एक्सेप्ट हुआ और एडवांस रूलिंग आया तो उसमें एक्सटेंशन मिलता है. फिर वो एनलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग जो था, ये एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, एनलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग और ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट रिफर टू अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 153A. तो डेट ऑफ एनलमेंट से लेकर के टू द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर सेटिंग असाइड सच एनलमेंट, उतना एक्सटेंशन मिलेगा. देन वे रेफरेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये पढ़े थे अपन ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में. फॉरेन अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन बुलाया है तो जब हमने रेफरेंस भेजा था वहां से जब अपने को इंफॉर्मेशन आया लास्ट रिसीव, उतना टाइम एक्सटेंड होगा, मैक्सिमम 1 ईयर. फिर वो इम्परमिसिबल वाला तो काम का नहीं है. ठीक है. और प्रोविजोस भी वही है कि अगर ये सब एक्सटेंशन के बाद अगर 60 दिन से कम का टाइम बचता है तो अपन उसको एक्सटेंड कर देंगे 60 डेज पे. और दूसरा प्रोविजो भी वही है कि टीपीओ को अगर वहां एक्सटेंशन मिला है, टीपीओ को वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर के अंदर एक्सटेंशन मिला है 60 दिन का, तो यहां भी अपन उसको 60 दिन का एक्सटेंशन देंगे. ये भी बताया था मैंने वहां आपको. और सेटलमेंट कमीशन वाला वहां भी एक्सक्लूड किया था मैंने, यहां भी करूंगा. इसको अभी मत पढ़ो, सेटलमेंट कमीशन में समझ में आएगा क्या है. 1 साल का एक्सटेंशन रहता है उसमें. तो समझ में आया. अब वो चार्ट में आप ये पॉइंट लिख लो. देखो ये चार्ट हमने बनाया, असेसी नाना सर्च हुआ, फिर ये कंपलसरी असेसमेंट से यहाँ, तो यहाँ पे आप लिख दो टाइम, ये 7 असेसमेंट्स है और ये जो असेसमेंट इसका करना है, ये दोनों का जो टाइम है ऑफ कंप्लीटिंग द असेसमेंट दैट विल बी एज पर 153B. तो 153B के हिसाब से इसका टाइम अपने को देखने का है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का. गुड. तो ये तो हो गया नाना केस. अब ये और एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं. ये इंटरेस्टिंग केस ऐसा है कि सर्च जो है वो नाना के घर पे हुआ. सर्च किसके यहाँ हुआ? नाना के यहाँ हुआ. नाना का ऑफिसर कौन है? एओ शक्ति कपूर. ठीक है. अब नाना के यहाँ रेड हुआ, उसके घर से एक सूटकेस मिला. घर से भी क्या, उसकी कार में से एक सूटकेस मिला. नाना का बिजनेस क्या है? कार चलाने का, टैक्सी. याद है ना 9211. तो 9211 नंबर की उसकी टैक्सी है, चलाता है. आज सुबह सुबह इनकम टैक्स वालों को मालूम पड़ा कि इसके पास एक पूरा हीरो से लदा हुआ सूटकेस है वर्थ समथिंग लाइक 30,000 crores.
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, उसके घर पे रेड मार दिया। नाना सोया था बेचारा, सुबह 7:30 बजे की बात है। उसके यहाँ रेड मारे, घर में से तो कुछ मिला नहीं, लेकिन ये सूटकेस जरूर मिला फ्रॉम द ट्रंक ऑफ हिज कार, पीछे डिक्की में रखा हुआ था। लेकर गए। नाना भी हैरान, साले सूटकेस कहां से आए यार मेरे पास। खैर उसकी तो कोई बात सुनी नहीं, लेकर गए। फिर उसको इशू किया नोटिस, नाना को नोटिस इशू हुआ 153A के अंदर। 10, 15, 20 दिन, 50 दिन के बाद नोटिस इशू होता है। उसका कोई टाइम नहीं है कि नोटिस कितने रेड के कितने टाइम में इशू करने का, वो कभी भी कर सकता है। सो नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 153A फॉर पास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 साल के रिटर्न लाओ। ROI बुलाए गए ऑफ 6 असेसमेंट ईयर्स। नाना गया, रिटर्न सबमिट करके आया। चल रिटर्न बुला रहा है तो देना पड़ता ना, क्या करेंगे। रिटर्न सबमिट हुए। फिर जब केस शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तो शक्ति कपूर ने नाना को बुलाया, बिठाया और पूछा, ए नाना कहां से आया इतना बड़ा सूटकेस, कहां से आया तुम्हारे पास। तो कहता है साहब आप समझो, मैं इतने दिन से चिल्ला रहा हूं, ये सूटकेस मेरा नहीं है, क्यों नहीं समझते आप लोग। तो शक्ति कहता है मेरे को भी लग रहा है तेरा नहीं हो सकता, तो किसका है बता। तो बोलता आप चलो तो सही मेरे साथ, में बताता हूं। तो उसकी टैक्सी में दोनों बैठे, नाना और शक्ति, और गए। तो पहले तो वो बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेके गया। बोले यहां से उस रात को मैंने एक बड़ा सा लंबा सा आदमी था, उसको मैंने बिठाया था, कहीं से फॉरेन से फ्लाइट से आया होगा। वो बैठे थे, बूढ़े से थे, थोड़े बुजुर्ग थे, बैठे, और ये सूटकेस उनका ही होगा, 2-3 सूटकेस उन्होंने रखे थे। ठीक है। फिर मैं वहां से उनको लेके निकला, तो दोनों फिर वहां से निकले। बोले ये रास्ते से हम जा रहे थे, ऐसे करके जुहू तक पहुंचे, और वहां पे घर बताया कि ये घर है, यहां मैंने उनको छोड़ा था उस रात को। और मैंने तो डिक्की खोल दी थी, फिर उन्होंने सूटकेस निकाल के ले गए। उनके जो गार्ड आया था, गार्ड ने सूटकेस निकाले, लेके चले गया। फिर मैं वहां से अपने घर आ गया। घर आए के सोया ही था, 6 बजे सोया और 7:30 बजे तुम लोग टपक गए, रेड मार दिया मेरे यहां। तो ये घर मालूम है किसका था? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का घर था। तो शक्ति कपूर को पूरा शक यकीन में बदला कि ये नाना का सूटकेस हो ही नहीं सकता है, गरीब आदमी बेचारा टैक्सी चलाता है, कहां से इसके पास 50,000 30,000 करोड़ के हीरे आएंगे। तो अब उसको मालूम पड़ा कि यस, the assets that were found in possession of the assessee do not belong to him but belong to some other assessee। तो ये शक्ति कपूर जो एओ है, ये क्या करता है कि ये एसेट along with information भेज देता है to the AO having jurisdiction over the other assessee अमिताभ बच्चन। तो अब ये एसेट्स किसके हैं? अमिताभ के। उसका ऑफिसर कौन है? रेखा। तो ये शक्ति क्या करेगा कि ये एसेट्स एंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों चीज रेखा को भेज देगा। एंड नाउ रेखा विल प्रोसीड अगेंस्ट अमिताभ बच्चन इन द सेम मैनर as if search was conducted on Amitabh Bachchan। हम ये मानेंगे कि as if the raid was on Amitabh Bachchan himself। तो अगर उस पर रेड हो तो क्या करेंगे? 153A का नोटिस उसको देंगे। तो बस 153A में नोटिस सर्व होगा फॉर 6 असेसमेंट ईयर्स। 6 असेसमेंट ईयर्स के लिए तो कंपलसरी होगा। अच्छा, 6 असेसमेंट ईयर्स कौन से? सेम जो यहां पे थे। रेट जब हुआ उसका असेसमेंट ईयर के पहले के 6 साल, तो यहां भी वही 6 साल रहेंगे, प्लस एनी और ऑल ऑफ पास्ट 4 असेसमेंट ईयर्स, उसके पहले के 4 साल। उसके पहले के 4 साल तब लेंगे जब उसका भी कोई कंसील्ड इनकम पकड़ा गया है, नहीं तो उसको छोड़ देंगे 4 साल को, लेकिन 6 साल का तो करना ही करना है। और अब रेखा अमिताभ के अगेंस्ट एक्शन लेगी
उससे रिटर्न्स बुलवाएगी और उसका असेसमेंट्स करेंगी। ठीक है, तो देखो ये जो करना है ये है 153C। सो दिस इज सेक्शन 153C। लेट्स सी, बहुत सिंपल है, पूरा रिपीट है, बस इतना ही है कि एक्शन विल नाउ बी टेकन अगेंस्ट दिस अदर पर्सन। तो लिखता है उसमें नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 139, 147, 48, 49, 51, 53, सेम जो ए में लिखा था। Where the assessing officer is satisfied, ये assessing officer कौन? शक्ति। That any money, bullion, jewelry or valuable article or thing seized or acquisition belongs to, or any books of accounts or documents seized or acquisition pertains to, or any information contained therein relates to a person other than the person referred to under A। तो अ पर्सन कौन? अमिताभ बच्चन। ये पर्सन कौन? ए बी। तो शक्ति को लग रहा है कि ये मनी बुलियन वगैरह जो पकड़ा गया है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इंफॉर्मेशन ये एक्चुअल में कोई दूसरे पर्सन की है। दूसरा पर्सन कौन? ए बी। अदर देन पर्सन रिफर टू अंडर ए, तो ये पर्सन कौन था? नाना। जिसका रेड हुआ वो नाना, लेकिन शक्ति को लग रहा है कि ये नाना की इनकम नहीं है, एसेट्स नहीं है, ये ए बी के है, अमिताभ बच्चन के है। तो फिर क्या करता है वो देखो। देन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स सीज्ड और एक्विजिशन शैल बी हैंडेड ओवर टू द असेसिंग ऑफिसर। कौन? रेखा। ये तो कोई सेक्शन सिर्फ ये एग्जांपल से आपको याद रहेगा, बी पिछले अटेम्प्ट में आया था 5 मार्क का क्वेश्चन। जिसको एग्जांपल याद था वही सॉल्व कर पाएगा, वरना नहीं कर सकता। तो रेखा हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर सच अदर पर्सन ए बी, अमिताभ बच्चन, and that assessing officer shall proceed, यानी रेखा shall proceed against such या each such other person, अगर 2-4 होंगे तो 2-4, and issue notice and assess or reassess the income of the other person यानी AB in accordance with provisions of 153A. If that assessing officer is satisfied that the books of accounts or documents or assets seized or acquisition have a bearing on the determination of the total income of such other person. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ से। इफ यानी ये एक्शन कब लेंगे? 153A में रिटर्न कब बुलाएंगे? 6 साल के। कब एक्शन लेंगे? ओनली इफ रेखा फील्स दैट these diamonds which are caught will have an effect on the income of Amitabh. यानी रेखा अगर कन्विंस्ड है कि ये कंसील्ड इनकम है, अमिताभ के रिटर्न में अभी तक ये इनकम दिखी नहीं है, ये कंसील्ड है, तो फिर उसको लेगी। लेकिन अगर रेखा को लगता है कि अच्छा इन्फॉर्मेशन आई क्या, मेरे को तो पहले से मालूम था, मैंने तो पहले ही असेस करके रखा है तुम नई बात बता रहे, हमने तो पहले ही उसको असेस करके रखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शक्ति कपूर से जो इन्फॉर्मेशन मिले रेखा को, तो रेखा कहे अरे ये तो मैं ऑलरेडी असेस कर चुकी हूं, या इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया था ये मैटर को, लेकिन वो फेक निकला और ये कोई हीरे सब नकली है, चाइनीज हीरे है, नकली हीरे, कोई असली वाले नहीं है, साउथ अफ्रीकन नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 10-10 रुपए के है, चिल्लर है, वो रोड साइड पे बेचने के लिए है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, 100-200 रुपए क्या असेस करेंगे अमिताभ बच्चन के हाथ में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर उसको रेखा को ऐसा मालूम है कि इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट ऑन द इनकम ऑफ अमिताभ, तो फिर वो उसको छोड़ देगी, देन शी विल नॉट डू एनीथिंग। लेकिन अगर उसको लगता है कि असली हीरे है और ये इनकम अमिताभ के हाथ में अभी तक टैक्स नहीं हुई है, कंसील्ड है, तब वो ये एक्शन लेगी। तो फिर देखो, for 6 assessment years immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which the search was conducted or acquisition is made, ये वही है वर्डिंग्स छोड़ने का, and for the relevant assessment year or years, relevant assessment year वही है last 4 years, 6 यानी 7 to 10, provided that in case such other person the reference to the date of initiation of search under 132 or acquisition under 132A in the second proviso to 153A shall be construed
as reference to the date of receiving the books of accounts or documents or assets seized or acquisition. अब ये क्या है, वो अबेटमेंट का पॉइंट था ना, ये अबेटमेंट वाला पॉइंट है. अबेटमेंट में क्या बोलते हैं अपन कि जो असेसमेंट चल रहा था डेट ऑफ द सर्च के ऊपर वो अबेट हो जाएंगे. एज ऑन द डेट ऑफ सर्च जो पुराने असेसमेंट पेंडिंग थे वो अबेट हो जाएंगे. तो यहां कौन से अबेट होंगे? जब रेड हुआ नाना के घर, उस वक्त तो रेखा को कोई अंदाजा ही नहीं था कि अमिताभ के एसेट्स. तो यहां पे कौन से अबेट होंगे? जो ये इंफॉर्मेशन जिस दिन मिली रेखा को, इंफॉर्मेशन जिस दिन उसके पास पहुंची वो एसेट्स के साथ कि ये हीरे अमिताभ के हैं, उस दिन जो पेंडिंग असेसमेंट होंगे पिछले 6 साल या उसके पहले के 4 साल में, वो अबेट होंगे. डेट ऑफ रिसीविंग कौन रहेगा? डेट ऑफ रिसीविंग पे जो पेंडिंग केसेस होंगे वो अबेट होंगे. Then provided that the central government may by rules specify the class or classes of cases where AO shall not be required to issue the notice. ये वहां भी था, यहां भी है, सेम है. गवर्नमेंट के हाथ में, अपने को कुछ नहीं करने का उसको. फिर सबसेक्शन 2 है. ये 2 जो है वो अब एक नया पॉइंट है. ये क्या कहता है देखो, वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स सीज्ड और एक्विजिशन हैज और हैव been received by AO having jurisdiction over such person after the due date of furnishing the return of income for the assessment year relevant to the previous year in which search is conducted. जिस साल में सर्च हुआ उस साल के बाद उसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आएगा, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बाद अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है रेखा के पास तो वो क्या करेगी? देन नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड. अगर उसने रिटर्न फर्निश नहीं किया है, ड्यू डेट निकल गई लेकिन अमिताभ ने रिटर्न फर्निश नहीं किया है, तो 153A में नोटिस इस साल के लिए भी दे सकते हैं, करंट ईयर के लिए भी दे सकते हैं. शक्ति के केस में ओरिजिनली मैंने क्या कहा था, देखो देखो इसके पहले का चार्ट जो हमने बनाया कि जिस साल में रेड होता है उस साल में अपन 153A का नोटिस देते क्या? नहीं. क्यों नहीं देते? क्योंकि जब रेड हुआ एक साथ को, जब यहां हम नोटिस देंगे, ये साल तो कंप्लीट भी नहीं हुआ बेचारा, कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका नोटिस देंगे क्या? रिटर्न लाओ. बोलेगा साल तो कंप्लीट होने दो भैया, रिटर्न कहां से लाऊंगा? तो इसके लिए नोटिस नहीं आता 153A का. इसका जो रिटर्न है वो नॉर्मल 139 में नाना खुद फाइल करेगा, रेगुलर रिटर्न. लेकिन अब अमिताभ का केस है तो उसमें देखो क्या होता है. अमिताभ के केस में क्या हुआ कि देखो नाना क्या तो रेड हुआ 1/7/17 को, लेकिन फिर ये जब सब जो नोटिस गए, फिर उसने रिप्लाई फाइल किया, फिर असेसमेंट शुरू हुआ, ये सब में टाइम लैप्स हो जाता ना. तो अभी टाइम लैप्स हो गया है. तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसका रेड कब हुआ, सर्च कब हुआ, वही 1/7/17, प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19. ठीक है. लेकिन यहां से यहां जब इंफॉर्मेशन पहुंची तो वो इंफॉर्मेशन गई 17, 18, 18, 19 असेसमेंट ईयर. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है? सितंबर 18 मान के चलो, और ये इंफॉर्मेशन पहुंची है नवंबर 18 में. नवंबर 18 में ये इंफॉर्मेशन पहुंची रेखा के पास. तो अब सवाल ये आया कि जो लास्ट 6 असेसमेंट ईयर्स जैसे इसके थे, लास्ट 6 असेसमेंट ईयर्स कौन से थे? असेसमेंट ईयर 17-18, 17-18, ये जो ऊपर में अपन ने लिखे थे, ये 17-18 से लेके 12-13, तो 17-18 टू 12-13, और उसके पहले के 4 साल और थे, 4 असेसमेंट ईयर्स, जिसमें अपन देखते हैं अगर इनकम है तो करो, नहीं तो मत करो. तो ये 4 साल और होते हैं, 11-12, 10-11, 9-10, 8-9. अब ये इंफॉर्मेशन जब यहां पहुंची नवंबर 18, तो ये जो पिछले 6 साल है इसका तो नोटिस जाएगा, इसका तो नोटिस जाएगा 153A के अंदर, और इसमें अगर जरूरत महसूस हुई तो जाएगा. इफ इनकम एस्केपिंग
इक्वल टू मोर देन 50 lakhs इज फाउंड तो जाएगा, वरना नहीं। वो तो सेम है, तो वो तो अमिताभ को भी ये 6 साल का तो नोटिस देंगे। व्हाट अबाउट दिस ईयर, ये जो ईयर है इसका नोटिस दे सकते क्या 153A के अंदर? ये सवाल पैदा हुआ, तो इसका आंसर वहां लिखा है यस दे सकते हो। कौन से केस में? तो 3 केस में। 3 केस है। नंबर 1 के नो ROI इज फाइल्ड, उसने ROI फाइल किया ही नहीं है। देखो ड्यू डेट निकल चुका है, 17-18 प्रीवियस ईयर का ड्यू डेट निकल चुका है। नवंबर में ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, सितंबर में ड्यू डेट निकल गया, तो रेखा चेक करेगी सितंबर तक रिटर्न आया क्या अमिताभ का? नहीं आया। अरे रिटर्न नहीं आया, लेकिन यहाँ तो असेसमेंट करना है तो बुलाना पड़ेगा ना, 7 असेसमेंट करने हैं इंक्लूडिंग दिस ईयर, तो फिर वो रिटर्न बुलाएगी 153A के अंदर। गॉट इट? दूसरा पॉइंट कि अगर उसने रिटर्न भरा है ROI फाइल्ड बाय AB ने ROI फाइल किया था, अब फाइल किया है तो फिर तो असेसमेंट कर सकते ना अपन। रिटर्न के ऊपर असेसमेंट करना है तो क्या करना है, 143(2) में नोटिस देना है 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। अगर वो टाइम है तो अपन सीधा असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टाइम लैप्स हो गया तो 6 महीने लैप्स हो गए तो फिर वो रिटर्न हो गया टाइम बार, लेकिन असेसमेंट तो करना है, तो फिर दोबारा से रिटर्न बुलाए जाएगा 153A का नोटिस दे करके। तो सेकेंड पॉइंट वो है ROI फाइल हुआ था, नो नोटिस इशूड अंडर 143(2) and the time limit lapsed। 142 का नोटिस दिया नहीं है और टाइम लैप्स हो गया है। अब लैप्स हो गया है तो क्या करेंगे, दूसरा रिटर्न बुलाएंगे। वो रिटर्न हो गया टाइम बाद तो दूसरा रिटर्न बुलाना पड़ेगा ना, तो 153A में नोटिस देंगे। या सी पॉइंट है कि उसने रिटर्न भरा था and assessment completed। ये नवंबर में इंफॉर्मेशन मिलने के पहले ही उसका असेसमेंट कंप्लीट भी हो गया है, कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 143, कंप्लीट भी हो चुका है। अरे कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब तो दोबारा करना ही है ना, कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा, तो वापस से रिटर्न बुलाओ, फिर करेंगे। तो हर साल रेखा जो है वो अमिताभ का सबसे पहला असेसमेंट करती है, पुरानी दोस्ती है, यारी है। तो इस साल भी जब इसका रिटर्न आया था सितंबर में, तो बिल्कुल सितंबर में रिटर्न आया, उसके 4 दिन के अंदर असेसमेंट भी हो गया। फिर ये इंफॉर्मेशन मिली हीरो के बारे में, तो वापस से असेसमेंट करेंगे, तो वापस से रिटर्न बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे 3 सिचुएशन में नोटिस इशू हो सकती है 153A के अंदर फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी कि जिसमें रेड हुआ है वो, बाकी 6 साल का तो नोटिस जाएगा ही जाएगा, और ये 4 साल का तो देना है अगर 50 लाख के ऊपर है तो, 50 या उसके ऊपर है तो। आया समझ में? गुड, तो इसको लिख लो, हालांकि वहां लिखा है। तो देखो ये 3 सिचुएशन दी है। एक तो नो रिटर्न इज फाइल, अच्छा रिटर्न उसे भरा नहीं है और अपन ने 142 में कोई नोटिस भी उसको नहीं दिया है रिटर्न लाने का, तो फिर अपन सीधा 153A में नोटिस देंगे। नंबर 2, रिटर्न वॉज फाइल एंड नो नोटिस अंडर 143(2) हैज बीन सर्व्ड, यानी असेसमेंट ओपन नहीं हुआ है और उसका टाइम लिमिट जो है वो लैप्स हो गया है, 143(2) का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है। और तीसरा केस है असेसमेंट रीअसेसमेंट कंप्लीट भी हो गया है बिफोर रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन, असेसमेंट रीअसेसमेंट हैज बीन मेड, then the AO shall issue notice and assess reassess total income of such other person for such assessment year in the manner provided in 153A, यानी उसको नोटिस देंगे। नोटिस कैन बी इशूड अंडर 153A। फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी दिया है। अब अमिताभ बच्चन का असेसमेंट कितने टाइम में कंप्लीट करना है वो दिया है।
कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर रेड हुआ था 31 मार्च 18 या उसके पहले, तो 21 मंथ जो नॉर्मल टाइम रहता है वो यहाँ भी लेंगे अपन। 21 मंथ जो अपन ने 153B में देखा वो लेंगे अपन वैसे ही 21 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रेड इज कंडक्टेड, और 9 months from the end of the financial year in which books of accounts or documents are received by the AO। ये जो इंफॉर्मेशन रेखा को मिली उस साल के बाद 9 महीने, तो रेड के बाद 21 महीने, या जब इंफॉर्मेशन मिली उस साल के बाद 9 महीने, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। इतने टाइम में असेसमेंट करेंगे। अगर 18-19 का केस है तो वो 21-18 हो जाएंगे, तो वहां 18 देखेंगे, और यहां 9 महीने को 12 महीने कर दिया गवर्नमेंट ने, 9 महीने को 12 महीने कर दिया है, तो 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड। तो रेड के साल के बाद 18 महीने, या जब इंफॉर्मेशन मिली उस साल के बाद 12 महीने, विच एवर इज लेटर। और 19-20 में अगर रेड होगा तो फिर 12 months फ्रॉम द ईयर इन विच रेड इज कंडक्टेड, या 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, विच एवर इज लेटर। दोनों 12-12 महीने हो जाएंगे, और विच एवर इज लेटर। और टीपीओ का केस रिफर हुआ तो फिर एडिशनल 12 months, वो तो नॉर्मल है। तो इस तरह से असेसमेंट करेंगे। और आखिरी में 153D दिया रहता है कि ये जितने भी असेसमेंट्स यहां करना है, ये सब असेसमेंट ऑर्डर पास होने के पहले जस्सी का अप्रूवल लगेगा। अगर ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर जस्सी खुद है तो वो तो ऑर्डर पास कर देगा, लेकिन अगर जस्सी के नीचे है कोई असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर वगैरह, आईटीओ, तो उसको जस्सी का अप्रूवल लेना होगा बिफोर पासिंग दी ऑर्डर्स। ठीक है, असेसमेंट ऑर्डर लिखने के पहले जस्सी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसा है, 4 सेक्शन है, 153A, B, C एंड D। इसको कहते हैं सर्च असेसमेंट्स।